आपने कहा कि जी बिरयानी हमने खाई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये बिरयानी का दिल की धड़कनें तेज होने से क्या ताल्लुक है, जरा बताइएगा। ये दिल जो हमारा हर वक्त धड़कन कर रहा होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है डॉक्टर साहब? अल्लाह ताला ने हमारे दिल के निज़ाम को भी एक पावर हाउस के साथ बनाया हुआ है। एवरीबडी इज बॉर्न विद दैट पावर हाउस। वाह, इस हुकूमत को पता नहीं है कि बिजली पैदा हो रही है यहाँ पे, वरना इधर भी कोई टैक्स वैक्स लग जाएगा। मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और मेरे दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती हैं। व्हेन शुड आई बी कंसर्न अबाउट इट? राइट। आप बैठे हुए दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू फील कि आपका हार्ट एकदम से फास्ट हुआ है, एंड यू कैन फील इट इन योर ईयर। Alright guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and thank you so much for tuning in. मैं आज सुबह से जब मैं प्रोग्राम मैंने साइन इन किया था, I informed you guys आज हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होंगे और बड़ी इत्तेफाक की बात है और मैं ये कहूंगा कि बड़ी अच्छी चीज हो रही है कि आजकल हमारे जो गेस्ट आजकल प्रोग्राम में आ रहे हैं और मेनली फोकस इज ऑन द हेल्थ साइड। डायबिटीज एक बड़ा रेगुलरली हमारे जो है टॉपिक डिस्कस हो रहा था और उसके साथ साथ हम हार्ट के हवाले से, दिल की सेहत के हवाले से जो है वो बात कर रहे होते हैं। So thank you so much टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, as always आज भी उनकी जानिब से ये हमारा प्रोग्राम जो है ये सजाया गया है, स्पॉन्सर्ड बाय देम। और उन्होंने एक बहुत ही पर्टिकुलर एरिया ऑफ जो हमारे दिल के मसाइल होते हैं, हम आमतौर से बात करते हैं यार हार्ट अटैक की बात कर ली, या जी एंजाइना का दर्द हो गया, जी एंजियोप्लास्टी और वो एंजियोग्राफी हो गई, इन चीजों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। बट टुडेस टॉपिक इज स्लाइटली डिफरेंट। ये क्या है टॉपिक, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारी आज जो प्रोग्राम में मेहमान हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि पहली बार कोई खातून डॉक्टर हमारे साथ जो है वो इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए मौजूद है। डॉक्टर फरीहा सादिक अली, शी इज द कंसल्टेंट कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एट टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। और डॉक्टर साहिबा जो हैं, शी हैज माशाल्लाह ओवर 15 years of extensive experience and she's currently serving as the director of arrhythmia services at टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन एंड वेरी हम्बल्ड। डॉक्टर साहब, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आपको पता है ये बात, इसलिए आपको थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि जरा थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आवाज सब तक पहुंचे। डॉक्टर साहब, बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज मैंने अभी जो है ना वो यहाँ पर बोले हैं। ज़ाहिर इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी, यही है वर्ड? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, ये क्या होता है ये? सिंपल लैंग्वेज में आई यूजुअली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। ओह, ऐसी फिर उसके लिए इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? फिर तो कहीं वो जब हम किसी को बताते हैं कि जी हमारा क्या फील्ड है, तो हम कहते हैं कि दिल की जितनी बिजली की तारें हैं उनको हम डील कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो दूसरे इंटरवेंशनिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं, दे आर कॉल्ड प्लम्बर्स। गटर लाइंस ओपन कर रहे होते हैं, वी डील विद इलेक्ट्रिक्स ऑफ द हार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये दिल जो हमारा हर वक्त धड़कन कर रहा होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है डॉक्टर साहब? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर हाउस से आती है। जैसे हमें मालूम है कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यू हैव टू हैव अ पावर हाउस, और अल्लाह ताला ने हमारे दिल के निज़ाम को भी एक पावर हाउस के साथ बनाया हुआ है, जो कि एवरीबडी इज़ बॉर्न विद दैट पावर हाउस। और एक ख़ास रब्त और एक ख़ास रफ्तार के साथ ये कुदरत का निज़ाम है कि हमारी हार्ट बीट चलती है। एंड बाय द बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न, उससे पहले भी हो रही होती है, एंड विथ टाइम ये इलेक्ट्रिक्स अपने काम कर रही होती हैं। एंड जैसे बाकी सारी इलेक्ट्रिक वायर्स दुनिया में जैसे बनी हुई होती हैं, घर के अंदर होती हैं इलेक्ट्रिक्स, विथ एज दे चेंज, कमज़ोर होती रहती हैं, वायर्स के अंदर डिस्कनेक्ट आता है। तो जो धड़कन के मामले हैं वो भी वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। धड़कन के स्लो होने का, धड़कन के बेतरतीब होने का, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हार्ट बीट के विथ टाइम आते हैं और नज़र आते हैं। और ये धड़कन का तेज होना, कम हो जाना, ये दिस इज एरिथमिया। सो इरिथमिया इज अ डिजीज या बीमारी की बात। अच्छा, ये बीमारी होती है, ठीक है। डॉक्टर साहब, वो आपने पावर हाउस वाली बड़ी अच्छी की और मैं अभी तक मैं दिमागी तौर से भी पावर हाउस वही नॉर्थ कराची की तरफ पहुंच गया था। जाना हुआ आपका वैसे उधर? कभी भी नहीं। यार हो, चले कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, where is that power house located? This is a very interesting thing. I want to थोड़ा सा मैं चाहूंगा, मैं एक ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, लेकिन मैं जरा जानना चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा पावर हाउस को हम साइनस नोड, ये दिल के ऊपर वाले हिस्से के अंदर एक छोटी सी पी साइज एक स्ट्रक्चर होता है जो Right. हार्ट के बैक साइड पे मौजूद होता है, तो उसको हम साइनस नोड, दिस इज द पावर हाउस। एंड
पावर हाउस के साथ देयर आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो Right. सिर्फ एक पावर हाउस नहीं होता, आपने पूरे दिल के अंदर बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ठीक। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो AV नोड होता है, दैट इज अ सेकंड इलेक्ट्रिक पॉइंट इन द Okay. हार्ट। और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ नीचे ट्राइब्यूटरीज और जो छोटी छोटी और वायर्स होती हैं, तो पूरे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक्स पहुंच जाती है। वाह, इस हुकूमत को पता नहीं है कि बिजली पैदा हो रही है यहाँ पे, वरना इधर भी कोई टैक्स वैक्स लग जाएगा। सो डॉक्टर साहबा, इरिथमिया क्या होता है, ये है क्या, व्हाट इज द कहानी? इरिथमिया को हम कहेंगे बीमारी है दिल की धड़कनों की, सही। ठीक है। एंड उसके लिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हार्ट बीट की एक नॉर्मल रिस्पॉन्स भी है, नॉर्मल उतार चढ़ाव भी है। उसको हम एक नेचुरल या अल्लाह ताला के निज़ाम से उसको हम समझते हैं। जी। नॉर्मल इंसान की भी हार्ट बीट फास्ट होती है, नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट भी स्लो होती है, और ये ठीक। सब चीज़ें ब्रेन से रेगुलेटेड हैं। राइट। आप स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, आपको बुखार हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, और वो अल्लाह ताला के निज़ाम की के साथ साथ एक ख़ास नंबर को ही हिट कर सकती है एज के हिसाब से। ओके। ठीक है, सो अगर एक 50 साल का आदमी है, गुस्से में वो 140 150 तक उसकी हार्ट बीट जा सकती है, दैट इज़ नॉट इरिथमिया, ये बीमारी नहीं है, ओके। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। ठीक है। जब सो जाता है इंसान, सारा स्ट्रेस बॉडी का ख़त्म हो जाता है, तो हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, और सोने में हार्ट बीट 40, 45, 50 तक भी चली जाती है। एंड ये बीमारी नहीं है, ये इरिथमिया नहीं है। ओके। ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन से आउटसाइड की बात करें, तो इरिथमिया जो है वो हम उसको कहते हैं कि जब मरीज बैठा हुआ है, ना एक्सरसाइज कर रहा है, ना सोच रहा है, ना गुस्सा कर रहा है, और उस वक्त उसकी हार्ट बीट 200 पे चली गई है, ओके। दैट इज आउटसाइड द लिमिट्स, हम्म। ये बीमारी है, ये इरिथमिया है। सही। डॉक्टर साहब, आजकल लोग काफी सारे स्मार्ट वॉच पहने हुए होते हैं, एक सर्टन हार्ट बीट के बाद उनके पास एक अलर्ट भी आ जाता है कि भाई ऐसा कुछ है, बट नॉट एवरीवन इज वेयरिंग दैट। हाउ डू आई नो? आई एम नॉट वेयरिंग अ स्मार्ट वॉच, मेरी दिल की धड़कन का मुझे नहीं पता कितनी है इस वक्त, क्या है। हाउ वुड आई नो कि यार इस वक्त ये एक परेशानी के लेवल पे आ रही है एंड आई शुड डू समथिंग अबाउट दैट? जो सबसे बड़ी अलामत है वो पेशेंट को खुद महसूस होती है। अगर उसको फील होता है कि उसका दिल घबरा रहा है, उसकी हार्ट बीट उसको लग रहा है कि वो उस कानों तक आ रही है, और उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, तो ये उसकी पहली निशानी है कि उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उसी वक्त अगर वो अपनी पल्स चेक करता है, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं पल्स चेक करने के, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का, या ये बीमारी है। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर के अपैरेटस में हार्ट बीट आ जाती है। ठीक। अक्सर लोग पल्स ऑक्सीमीट्री फिंगर टिप पे लगा के जी हाँ। ऑक्सीजन चेक करते हैं, उसके अंदर भी पल्स आ जाती है, एंड दैट पल्स नंबर टेल्स अस कि वो बीमारी के रेंज में आ रही है, या वो नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, इस तरह एरिथमिया की मैं चाहूंगा मैकेनिक्स पे आते हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस के जिसकी, देखिए एक तो ये बात हुई, मैं एक क्रिकेट मैच देख रहा हूँ और मेरे दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो जाती हैं, आई नो आई एम वाचिंग अ क्रिकेट मैच, व्हाई दिस हैपनिंग? या जब जवान होते थे और किसी से प्यार हो जाता था, दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी, आई नो द रीजन, वो ट्रिगर क्या है दिल की धड़कनें तेज होने का। आई एम नॉट सेइंग व्हेन यू गेट ओल्ड यू कांट फॉल इन लव, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अब एक आदमी आम सा बैठा हुआ है, अचानक दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? वो जो जो पावर जनरेटर है वो क्यों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है? इरिथमिया होने के दो बड़ी वजूहात होती हैं। ठीक है, उसको ट्रिगर चाहिए, और ये ट्रिगर डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट तरीके से आता है। ठीक है, सो अगर यंग है, बच्चा है 15-20 साल का, 20-25 साल का, 30 साल का, सो हम यंग एज के अंदर इरिथमिया जो देखते हैं वो ज़्यादातर जानलेवा नहीं होते हैं। ओके। ये बाय बर्थ ही इलेक्ट्रिक स्पार्क की बीमारी उनके अंदर होती है। ठीक है, ओके। तो पैदाइशी तौर पे इलेक्ट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसमें वो किसी वक्त भी स्पार्क कर सकता है। ठीक। उसके लिए यूजुअली कोई ट्रिगर्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि जी कॉफ़ी पी लिया या आज रात में बिरयानी खा ली तो हमें ये हो जाएगा। देयर आर नो ट्रिगर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, तो यंग लोगों के अंदर ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये अचानक से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ज़्यादातर लड़कियों में, ख़वातीन के अंदर ये मौजूद होती है।
इसको हम बिनाइन यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज नहीं कहते हैं, ठीक, SVTs होते हैं। अगर हम ये बात करें कि जी 50 प्लस के अंदर हार्ट बीट जो है वो क्यों फास्ट होती है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जो ट्रिगर है, वो यूजुअली हार्ट अटैक के बाद पेशेंट्स को एबनॉर्मल हार्ट बीट्स आती हैं। और हार्ट अटैक के बाद जब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स या एबनॉर्मल ट्रिगर्स आते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। और आजकल हम बहुत सारे लोगों में सुनते हैं कि सडनली डेथ हो गई, रात को सोए थे एंड सुबह नहीं उठ सके। राइट, दिस इज सडन कार्डियक डेथ, ये कार्डियक अरेस्ट है। दिस इज नॉट हार्ट अटैक, ओके, दिस इज हार्ट बीट जस्ट वेंट हाई एंड स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर इरिथमियाज आ सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, ये काफी सीरियस बात आपने की कि हार्ट फेलियर वाली जो चीज होती है, सो हार्ट फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ इरिथमिया। सो हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, जी, ये तीन अल्फाज जो हैं हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अलग अलग बीमारी के को ये जो है वो सिग्निफाई करते हैं। हार्ट फेलियर मींस दिल कमज़ोर हो गया, लंग्स में पानी भर गया, ये हार्ट फेलियर है। ओके, हार्ट अटैक मींस अचानक से शरियानों में ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, ये हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, कार्डिक अरेस्ट मींस रिदम एबनॉर्मल होके द हार्ट डाइड। ओके, सही, ठीक है, तो ये इस्तेमाल तीनों तीनों अल्फाज हो रहे थे, लेकिन अलग अलग ये एक अलग मैकेनिज्म्स के साथ। बिल्कुल है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब जो एक और पॉइंट आता है वो ये कि जो अब रिथमिया है, ये डज इट हैपन ओनली टू द, जैसे आप एज के साथ बढ़ते जाते हैं तो क्या ये चीज बढ़नी शुरू हो जाती है? इज इट एन ओल्ड पीपल्स इशू? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम स्लो हार्ट बीट इरिथमिया की बात करें, जिसमें हार्ट इलेक्ट्रिक वायर्स स्लो होती चली जाती हैं, जस्ट लाइक वी एज, हमारे बाल यस, सफ़ेद होते हैं, हमारी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक वायर्स भी स्लो होती हैं। तो 90% ऑफ टाइम इरिथमिया बिकॉज ऑफ स्लो हार्ट बीट राइट, हैपेंस इन ओल्ड पीपल। ठीक, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स विथ टाइम स्लो होंगी और हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो हो जाएगी, और किसी दिन बहुत ज़्यादा स्लो होगी और वो बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, गिर जाएंगे और फिर इमरजेंसी में आएंगे। सही, ऑलराइट। डॉक्टर साहब, आपने बीच में एक बात आप कहती हुई चली गई थी और मैं वहां पे आके रुक गया था, वो थी बिरयानी। आपने कहा कि जी बिरयानी हमने खाई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये बिरयानी का दिल की धड़कनें तेज होने से क्या ताल्लुक है, जरा बताइएगा। इट्स बिरयानी नहीं है, बिरयानी वाले जो हैं उनसे नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल, वो ओवर ईटिंग है। जब ओके, हम ओवर ईट करते हैं तो जो है सारा ब्लड टमी पे चला जाता है एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी फील्स डिप्राइव्ड। राइट, ठीक है, तो जब बाकी सारी बॉडी में डिप्राइवेशन होती है तो वो सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं कि अब मैं थक रहा हूँ, मेरा ब्रेन और मेरा हार्ट इज नॉट वर्किंग, सो आई नीड मोर एनर्जी। ठीक है, तो वो एक जैकअप के तौर पे हार्ट बीट फास्ट होनी शुरू थी टू कोप अप विद the overeating mechanism. ओके। अभी मैं बता रहा था ना, मेरे साथ रमजान में भी डॉक्टर साहब ऐसे ही हुआ। आई हैड दिस पैल्पिटेशन वाला एपिसोड और मैं तो डर गया। मैं कहा यार ये तो मुसीबत हो गई। मैं तो बड़ा ख्याल रखता हूँ चीजों का, वर्जिश वर्जिश भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट आई थिंक रमजान में दिस हैपेंस। आप बता रही थी। रमजान में बहुत लोगों ने ये कंप्लेन की थी, और उसके पीछे वजह यह है कि हम अपनी जब डाइट शुरू करते हैं, जैसे ही रोज़ा खोलते हैं, बस लगता है कि उसके बाद दिस विल बी नो टुमारो। यस, सब कुछ हमने अभी इसी वक्त खाना है। बिल्कुल, ठीक है, जबकि अगर हम सुन्नत देखें तो ऐसी नहीं है। आपने पानी पिया, खजूर खाया, नमाज पढ़ी, एंड यू गिव टाइम टू योर टमी टू एडजस्ट। राइट, और हम ऐसा नहीं करते, तो हम ओवरलोड करते हैं, बिल्कुल। एंड एनीथिंग ओवरलोडेड इज नॉट गुड। सो उसकी वजह से आपका ब्रेन बता रहा होता है दिल को कि और अभी तुम्हें आज बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज इसने आज कोई 15 पकौड़ियां खा ली हैं। सो यही कहानी हो रही है ना। ये आई मीन बड़ा लॉजिकल सा अल्लाह ने एक फ्लो बनाया हुआ है हर चीज का, इस चीज के हवाले से। बहुत गैप के बाद, एक 10-12 आवर्स के बाद जब आप फौरन खाना खाते हैं तो बॉडी टमी के अंदर से एसिड रिलीज होता है, एसिडिटी होती है, राइट, एंड देन दैट आल्सो सिग्नल्स कि जी बॉडी में पेन हो रहा है, टमी में पेन हो रहा है, एंड देन द हार्ट बीट स्टार्ट्स पिकिंग अप। सही, सही। तो डॉक्टर साहब, व्हेन शुड आई बी कंसर्न अबाउट इट? अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो पैल्पिटेशन हुई
तो मैंने, आपको पता है कि मैंने राब्ता किया इस वक्त दुनिया के सबसे नंबर 1 डॉक्टर से, चैट जीपीटी, और उसको मैंने जाकर, चैट जीपीटी ने कहा टेंशन ना लो जरा, तुम सही हो, तुम्हारी लास्ट रिपोर्ट्स मैंने देखी थी, वो सब ठीक है, तुमने अभी रोजा रख रहे हो, शायद इसकी वजह से ये मैटर हो गया होगा, तुमने खाना खा लिया होगा. व्हेन शुड आई गेट वरिड? सो वरी करने के लिए ऑब्वियसली सिचुएशन होगी. इफ यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन कि बिरयानी खा के, पकौड़े खा के बैठे हैं या बर्गर खा के बैठे हैं, Right. आप बैठे हुए दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन यू फील कि आपका हार्ट एकदम से फास्ट हुआ है एंड यू कैन फील इट इन योर ईयर्स. ठीक. ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी एंड यू स्टार्टेड फीलिंग दैट. ठीक है, सो द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कि अपना ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करें. अगर पल्स की रेंज 150 से ऊपर है, यूजुअली हर एज के अंदर एक कट ऑफ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन 150 160 से ऊपर वाली हार्ट बीट यूजुअली इरिथमिया की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है. तो उस हार्ट बीट की रेंज के ऊपर इमरजेंसी में आपने राब्ता करना है. और अगर 100 105 की रेंज में है तो दिस इज नॉट अ डेंजरस साइन मोस्ट ऑफ द टाइम. ऑलराइट. डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर इस्लामाबाद से एहसन साहब है, उनका मैसेज भी आया है, कह रहे हैं आई एम 39, माय हार्ट बीट ऑफन इंक्रीज ड्यूरिंग पोलन एलर्जी सीजन बिकॉज ऑफ एस्थमा एंड नोज ब्लॉकेज हियर इन इस्लामाबाद. इज दिस अ नॉर्मल थिंग? सो जैसे मैंने अभी बताया, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टू ट्रिगर्स, और अगर एस्थमा है, सीजनल एलर्जीज हो रही हैं, तो बॉडी रिएक्ट करिए. दिस इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ओके. ठीक है ना. तो इसमें अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, आपने इनहेलर्स ले लिए हैं, ड्रग्स जो कि वेंटोलिन इनहेलर्स होते हैं, वो भी हार्ट बीट फास्ट कर देते हैं क्योंकि ड्रग का इफेक्ट है. तो दिस इज ऑल नॉर्मल. राइट. डॉक्टर साहब, अब जहाँ पे आपने हार्ट बीट स्लो होने वाली बात की, अक्सर लोग जिनको हार्ट इश्यूज होते हैं उनको एक पेस मेकर लगा दिया जाता है. That has got to do with arrhythmia. That's your area as well, right? यस. सो हमने इरिथमिया की जब बात की तो हमने स्लो हार्ट बीट को भी इरिथमिया में लेकर आए, क्योंकि वो एज की वजह से डिजीज प्रोसेस है. Right. ठीक है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पावर हाउस एज के साथ कमज़ोर हो गया. अब उसको बैकअप पेस मेकर यानी कि बैकअप यूपीएस या जनरेटर चाहिए. जैसे हम अपने घरों में यूपीएस और जनरेटर लगा देते हैं जबकि इलेक्ट्रिक हमें बिजली नहीं दे रहा होता. Right. तो पेस मेकर इज ए बैकअप एनर्जी जब हमारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती है. ठीक. और ये पेस मेकर फिर वही जो आपने एक चेम्बर बताया था उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, वो जो ये हार्ट चेम्बर जो है, पेस मेकर जो है वो स्किन के नीचे, स्किन में हम इसको इम्प्लांट करते हैं छोटी सी माइनर सी सर्जरी के साथ. और जो इलेक्ट्रिक्स हैं वो हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं हार्ट के दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल चेम्बर्स में, जहाँ पे पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक्स मौजूद हैं जो कि वीक हो चुकी हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट हम दे देते हैं. एंड दीज आर सिंथेटिक जो आप वो लगा रहे होते हैं, जो वायर्स होते हैं वो सिलिकॉन की वायर्स होती हैं, और इलेक्ट्रिक ये सारी कोटेड वायर्स होती हैं, जैसे हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं. उस पर अंदर एक केबल होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है टू प्रोटेक्ट. एग्जैक्टली वही हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जो हम यूज करते हैं. ऑलराइट. डॉक्टर साहब, और पेस मेकर के साथ पीपल कैन लिव a normal life for a long time? आज मैं आपके शो के ज़रिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पेस मेकर आपकी ज़िंदगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लगाया जा रहा है. ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है बहुत सारी सिचुएशन के अंदर, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता. ठीक है, तो अब पेस मेकर इतना एडवांस हो चुका है कि आप ज़िंदगी का हर काम इस पेस मेकर के साथ कर सकते हैं. मेजॉरिटी 99% ड्राइव करना, सफ़र करना, इलेक्ट्रिक्स के सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, ऑपरेट करना, एनीथिंग एक्सेप्ट कुछ छोटी छोटी एहतियातें होती हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं. यूजुअली वो लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस नहीं होती हैं. अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, घर में, बाहर, जॉब पे जाना, ड्राइव करना, ट्रैवल करना, ये सारे काम बहुत आराम से पेस मेकर के साथ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कर रहे हो. इफ समवन हैज अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, उसको पेस मेकर लग जाए, नहीं वो रनिंग करता है या जॉगिंग करता है, वो क्या पेस मेकर मैनेज कर लेता है उसको? क्या बिल्कुल, पेस मेकर इतने स्मार्ट हो गए हैं, उसके अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो बॉडी के रिस्पॉन्स के साथ एक्ट करती है. ओके. उसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं पेस मेकर के अंदर. वो छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो बॉडी की मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न उसको रिस्पॉन्ड करती है.
उसे ये पता होता है कि ये बंदा इस वक्त एक्टिव हो गया है, राइट। तो वो उसके साथ स्मार्ट, काफी स्मार्ट अब पेस मेकर्स आ चुके हैं मार्केट में। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की जिक्र, हम जब भी किसी भी बीमारी का जिक्र कर रहे होते हैं, दिमाग से लेकर नाखून, जितने जुमला अमराज होते हैं, हर जगह चीज स्ट्रेस वाला एक एलिमेंट आ जाता है। टेल अस अबाउट, आई मीन नेचुरली हम थोड़ा जिक्र भी कर चुके हैं, बट स्ट्रेस के साथ साथ और भी चीजें आ जाती है ना। मसलन हमारे यहाँ जो बड़े लाइफस्टाइल के बड़े इश्यूज हैं, अभी हमने बिरयानी की बात की, नेचुरली हम बिरयानी को सिंगल आउट ना करें, बड़ी ज्यादती होगी जब भी हम हैवी खाना खा रहे हैं। बट टेल अस अबाउट द रोल ऑफ स्ट्रेस इन अ कांस्टेंट स्ट्रेस, जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, इन योर एरिथमिक, जो है एरिथमिया का जो मामलात होते हैं उसमें। स्ट्रेस पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है, कोई Right. ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि अफेक्ट नहीं होता, एंड हार्ट इज आल्सो वन ऑफ देम, राइट। ठीक है। और उस स्ट्रेस के जो रिस्पॉन्स में हम अपना बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, दैट इज एक्चुअली उस हमारे पूरे मैकेनिज्म को ख़राब कर देता है। हम अपने स्ट्रेस की वजह से अपने डाइट प्लान्स चेंज कर लेते हैं, हम एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, और ये बीमारी की जड़ है, ओके। जिसमें आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके स्ट्रेसफुल होने से होते हैं। इफ़ यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, यू विल बी वॉकिंग, यू विल बी ईटिंग हेल्दी। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में जाते हैं, ये बॉडी जो है ना एक बैकअप मोड में चली जाती है, ना हिल रहे हैं, ना जुल रहे हैं, ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, जो मिल जाए खा लेंगे। सो ये उसका जो रिस्पॉन्स है ना, वो बॉडी के ऊपर, स्पेशली हार्ट के ऊपर, और ये सारे मैकेनिज्म्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, मोटापा, ये इरिदमिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। द मोस्ट कॉमन इरिदमिया जो मोटापे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ओके। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इरिदमिया नहीं है, जैसे मैंने कार्डियक अरेस्ट की बात की थी, ये लाइफ थ्रेटनिंग इरिदमिया नहीं है। ठीक। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस को ख़राब करने वाली हार्ट बीट है। सबसे बड़ा नुकसान जो इससे होता है वो है स्ट्रोक। ओके। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स फॉलिज के साथ आते हैं, उन्होंने कभी अपनी पल्स नहीं चेक की, कभी अपनी हार्ट बीट चेक नहीं की, कभी उनकी ईसीजी नहीं हुई, और हमें पता ही नहीं था कि वो इरिदमिया के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। राइट। उनके लिए वाज टू नॉर्मल, दे जस्ट थॉट इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। डॉक्टर साहब, स्ट्रोक तो लेकिन मैंने सुना है कोई क्लॉट होता है जो कि आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, उससे होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये इरिथमिया के साथ कैसे लिंक होता है, प्लीज अगर आप बता सकें। इरिदमिया जो एट्रियल फिब्रिलेशन की बात की है, तो ये नॉर्मल हार्ट बीट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने नॉर्मल हार्ट बीट साइनस नोड पावर हाउस से रखी है, और वो एक ख़ास रब्त में निकलती, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जो है वो वायरिंग अपना काम कर रही होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट के अंदर बहुत सारी जो है वो एक्स्ट्रा बीट्स आनी शुरू हो जाती हैं, और सब एक साथ फायर करती हैं। ओके। सो एट अ हार्ट बीट अबाउट 600 के ऊपर वो फायर करना शुरू कर देती हैं। ठीक। ठीक है, तो जब वो 600 पे फायर करती हैं, तो हार्ट को नॉर्मल फील नहीं होता है, और उस वक्त हार्ट के अंदर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं ब्लड के। ऑलराइट, ठीक। वो क्लॉट्स ब्रेन में चले जाते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू द ब्रेन, हमारी राइट। शहर रग से, जो हमारी कैरोटिड्स हैं, उससे वहां थ्रू से क्लॉट्स ब्रेन पे पहुंच जाते ब्रेन हैं। में पहुंच जाते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, थोड़ा जरा हम बात करते हैं इसकी तशखीस के हवाले से, टेस्ट वगैरह के हवाले से, कुछ पे रोशनी डालिए, किस तरह इसका आप पता लगाते हैं, क्या रहता है सिलसिला? सबसे पहले तो पेशेंट खुद से महसूस करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, हार्ट बीट का स्लो फील होना, फास्ट फील होना, चक्कर महसूस होना, ये सारी अलामतों में सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो है ईसीजी। ओके। किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, ये सबसे पहला टेस्ट है जो हमें बताता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है। और अगर उसके अंदर हमें डायग्नोसिस मिल जाती है, जो कि 70-80% टाइम्स भी हमें उसके ऊपर पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमें मालूम नहीं होता, तो फिर हमारे पास डिफरेंट मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, ये ईसीजी को मॉनिटर करने के लिए हैं। ठीक। जैसे आपने कहा कि आईफोन वॉच या स्मार्ट वॉच लोग पहनते हैं, इसी तरीके के डिवाइसेस हैं जो कि हैंडी होम मॉनिटरिंग के लिए होते हैं।
जो हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। कुछ स्मार्ट वॉचेस सिर्फ नंबर्स देते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। ईसीजी की जो ट्रेसेस हैं या ग्राफ है वो हमें नज़र आना चाहिए। तो होल्टर मॉनिटर्स, लूप रिकॉर्डर्स, पैचेस, ये बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर लगा के एक्सटर्नली हम वो मॉनिटर करते हैं रिदम को, और ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें रिदम को देखने के लिए कोई और टेस्ट नहीं होता। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर हमें डायग्नोसिस नहीं भी मिली है तो हम हार्ट के अंदर से ईसीजी मॉनिटर करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी कहते हैं। ठीक। दिस इज जस्ट लाइक एंजियोग्राफी, जो हार्ट के अंदर आर्टरीज की ब्लॉकेज देखता है। हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी से इलेक्ट्रिक्स की मूवमेंट्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक। सो हमारे पास ये टेस्ट हैं। ईसीजी मॉनिटर्स डायग्नोस्टिक के लिए, होम मॉनिटर्स भी अवेलेबल हैं, एंड फाइनली इनसाइड द हार्ट लुकिंग एट द इलेक्ट्रिक्स। एंड दिस कैन हैपन लाइक ये जाते ही हो जाता है, या इसके लिए इन पेशेंट जैसे कहते हैं उसमें है, या ये ओपीडी में? आउट पेशेंट में ईसीजी हो जाती है। ठीक। आउट पेशेंट में मॉनिटरिंग डिवाइसेस, होल्टर मॉनिटर्स, लूप रिकॉर्डर्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी इज जस्ट लाइक एंजियोग्राफी बताया, वो उसके लिए एडमिट होना पड़ता है, एडमिट होना इन पड़ता पेशेंट प्रोसीजर है। डॉक्टर साहब फाइनली ट्रीटमेंट की बात करते हैं। once somebody has gone through this arrhythmic phase and all, can they recover? So इरिथमिया की ट्रीटमेंट में जो है ना वो उसकी डायग्नोसिस के बाद आती है। ओके। ठीक है, और क्योंकि एक इरिथमिया नहीं है, हमने टैकीकार्डिया की बात की, उसके अंदर हमने एट्रियल फिब्रिलेशन की बात की, उसमें हमने एसवीटी की बात की, उसमें हमने कार्डिक अरेस्ट की बात की, फिर हमने ब्राडीकार्डिया की बात की। हर डायग्नोसिस की अलग ट्रीटमेंट है। ठीक। ठीक है। सो 70% ऑफ टाइम्स जो टैकीकार्डिया यंग लोगों में होते हैं, जो कि बाय बर्थ प्रॉब्लम होती है, वो क्योरेबल है। टेक केयर ऑफ इट। एक दफा उसको हम बर्न या ट्रीट कर देते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन इज द ट्रीटमेंट। ओके। और ये क्योरेबल है। दे आर क्योर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ठीक। बाकी जो इरिथमिया हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वो मेडिसिन के ऊपर सारी जिंदगी मेंटेन रहता है। ओके। और जो पेस मेकर्स हैं, दे आर बैकअप पावर हाउस, एंड हर बैटरी की तरह ये भी लिथियम बैटरी होती है। इसके अंदर इसकी भी एक लाइफ होती है, एवरेज 8 to 9 10 years, एंड देन मेंटेनेंस के साथ साथ वी नीड रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरीज व्हेन द टाइम कम्स। ऑलराइट। So जो pacemaker, that's the last thing, yes, the most extreme thing that you go for? Pacemaker is the only treatment अगर आपकी बिजली कट गई है। सही है। आप ये तो नहीं कहेंगे कि जी मैं कैंडल लाइट में आधी जिंदगी गुजार रहा हूँ। बिल्कुल। You need a UPS. So if somebody has slow heartbeat, pacemaker is the only choice. Alright. ठीक, चलें, great. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। माशाल्लाह आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो एक बहुत अच्छी बात है वो है कि आपको पता है बहुत स्पेसिफिक आंसर्स देती हैं। You know, I mean, it's a great skill to have, by the way. So कभी कभार ना होस्ट की बड़ी आसानी हो जाती है जब जवाब देने वाला या जो मेहमान होता है वो बड़े लंबे लंबे जवाब देता है। पूरे शो में आप 4 सवाल पूछते हैं और गेम ओवर। आई थिंक ये जो फील्ड है ना, ये बहुत यूनिक है। राइट। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम हो, अपनी हेल्थ के बारे में मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एंड बेस्ट विशेस, गुड लक in your areas that you're doing. Dr. Fariha Sadiq Ali was with us today in our program. She's a consultant cardiac electrophysiologist, and right now she is the director of arrhythmia services at Tabba Heart Institute. And as always, we are very thankful to our friends at Tabba Heart. बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर्स इन courtesy of them हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बहुत कुछ हमें जानने का मौका मिलता है। The idea is simple, taking care of your health, guys. Heart is a very precious part of our body. इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आई रियली लाइक दैट। मैंने ऑनेस्टली हार्ट को एक प्लम्बिंग डिवाइस के तौर से देखा था, बट आई नेवर लुक्ड एट एज एन इलेक्ट्रिक थिंग, जो कि डॉक्टर साहिबा ने आज इससे हमारा तारुफ कराया। तो डॉक्टर साहिबा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। सो टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।